जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तारेंद्र। खबरों के इस प्राइम टाइम शो में हम आपके लिए लेकर आते हैं देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। जिन बड़ी खबरों पर हमारी नजरें रहेंगी उनमें आज की पहली बड़ी खबर है बंगाल की कमान शुभेंदु के हाथ। आज बंगाल में बीजेपी के विधायक दल के नेता के तौर पर शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान हो गया। गृह मंत्री अमित शाह ने उनके नाम का ऐलान किया तो सोनार बांग्ला के वायदे को फिर से दोहराया। कल शुभेंदु अधिकारी का शपथ ग्रहण होगा। इस बड़ी खबर पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। आज की दूसरी बड़ी खबर है तमिलनाडु में विजय सरकार। तमिलनाडु में लंबी खींचतान के बाद अब टीवीके को सरकार बनाने लायक 118 विधायकों का समर्थन मिलता नजर आ रहा है। किन दलों ने विजय को दिया है समर्थन, इस खबर को भी दिखाएंगे विस्तार से। आज की तीसरी बड़ी खबर है दुश्मन के लिए काल टारा। आज डीआरडीओ ने वायुसेना के साथ मिलकर टारा हथियार प्रणाली का पहला सफल फ्लाइट ट्रायल किया है, जो हमारी रक्षा तैयारियों के लिए एक बड़ा पड़ाव है। इस खबर को भी दिखाएंगे आपको विस्तार से। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। शुभेंदु अधिकारी होंगे पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद किया उनके नाम का ऐलान। प्रदेश भर में जश्न। शुभेंदु ने सरकार बनाने का दावा किया। कल होगा शपथ ग्रहण। पश्चिम बंगाल की धरती पर जमकर गरजे अमित शाह। ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए प्रचंड बहुमत के लिए बंगाल की जनता को दिया धन्यवाद। घुसपैठ मुक्त सोनार बांग्ला बनाने के वादे को फिर से दोहराया। तमिलनाडु में विजय की सरकार बनने के आसार। कांग्रेस के बाद दूसरे छोटे दलों ने भी समर्थन का किया ऐलान। राज्यपाल से मिल विजय ने सरकार बनाने का किया दावा पेश। नाराज डीएमके ने इंडी गठबंधन से बनाई है दूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को जाएंगे गुजरात। प्रधानमंत्री ने लेख लिखकर कहा, सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, हमारी सभ्यता का है अटूट संकल्प। हुर्मुज में अमेरिका और ईरान की भिड़ंत। अमेरिका का ईरान के 2 बंदरगाहों पर हमला तो ईरान ने अमेरिकी जहाजों पर दागी मिसाइलें। अमेरिका का नाकाम करने का दावा। ईरान ने अमेरिका पर कूटनीतिक प्रयास को डिरेल करने का मढ़ा आरोप। पश्चिम बंगाल में बम्पर जीत के बाद बीजेपी ने आज अपने मुख्यमंत्री के चेहरे के नाम का ऐलान कर दिया। बीजेपी विधायक दल की बैठक में शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान गृह मंत्री अमित शाह ने किया। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक चली बैठकों के बाद शुभेंदु अधिकारी को बंगाल की कमान सौंपने के बाद बीजेपी के तमाम विधायकों और नेताओं ने खुशी जाहिर की है। शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। तो कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर शुभेंदु अधिकारी शपथ ग्रहण करेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित बीजेपी और एनडीए के तमाम बड़े देश भर के नेता शामिल होंगे और एनडीए की ओर से एक प्रकार से ये शक्ति प्रदर्शन भी होगा। बंगाल की सत्ता का अधिकारी तय। मुख्यमंत्री के नाम पर लगी मुहर। केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। आखिरकार सभी कयासों पर विराम लग गया। पश्चिम बंगाल की गद्दी का वारिस तय हो गया। सत्ता की चाबी अब शुभेंदु अधिकारी के हाथ में है।
विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मुहर लगी और बीजेपी ने साफ संदेश दे दिया कि बंगाल में बदलाव की कमान अब उसी के कंधे पर है जिसने ममता बनर्जी के सबसे मजबूत गढ़ को चुनौती देकर इतिहास रच दिया। शुभेंदु अधिकारी को नेता चुनने के साथ ही बंगाल की नई सत्ता का चेहरा भी तय हो गया। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक चली लंबी मंथन बैठकों के बाद बीजेपी नेतृत्व ने शुभेंदु अधिकारी पर भरोसा जताया और कोलकाता में हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में शुभेंदु अधिकारी के नाम पर अंतिम मुहर लग गई है। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुभेंदु के नाम का ऐलान किया। शुभेंदु भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप सफल होइए और बंगाल के जनता के पूरी आकांक्षाओं को, आशाओं की पूर्ति का आप माध्यम बनिए। अमित शाह ने बंगाल की जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि जिस प्रकार का माहौल कम्युनिस्ट के समय से यहाँ पर बनाया जाता था, ममता बनर्जी ने इसे और गहरे तरीके से भय में परिवर्तित किया। वहाँ मत की अभिव्यक्ति लगभग असंभव थी। सैकड़ों उदाहरण हिंसा के उसके बीच में भाजपा और हमारे नेता नरेंद्र मोदी पर भरोसा कर बंगाल की जनता ने हमें जो प्रचंड विजय दी, इसके साथ ही अमित शाह ने प्रदेश की जनता को फिर से भरोसा दिलाया। उनके विश्वास को तनिक भी ठेस नहीं पहुंचेगी। बंगाल की जनता ने हमसे जो अपेक्षाएं रखी हैं, जिस आशाओं को संजोकर मैंडेट दिया है, हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके विश्वास को तनिक भी ठेस न पहुंचे, इसमें कहीं कमी न रहे। इस मौके पर अमित शाह ने बंगाल की जनता से अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारतीय जनता पार्टी का वादा है बंगाल की जनता को कि न केवल बंगाल, पूरे देश भर से हम एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे और देश को घुसपैठिया मुक्त करेंगे। बंगाल में ममता जी के 15 साल में एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा राजनीतिकरण हो गया और राजनीति का अपराधीकरण कर दिया। भाजपा के शासन में न एडमिनिस्ट्रेशन का राजनीतिकरण होगा, न राजनीति का अपराधीकरण होगा। ये हमारा बंगाल की जनता को वादा है। बंगाल में बीजेपी की ये जीत सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि सियासी इतिहास का नया अध्याय मानी जा रही है। 15 साल से सत्ता पर काबिज ममता सरकार को हटाने के लिए बीजेपी ने पूंछ से लेकर बंगाल की सड़कों तक लंबी लड़ाई लड़ी और अब उसी संघर्ष का सबसे बड़ा इनाम शुभेंदु अधिकारी को मिला है। मेदिनीपुर से शुरू हुआ शुभेंदु का सियासी सफर अब बंगाल के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच चुका है। बीजेपी में डेमोक्रेसी है, सब विधायक लोग ने चुना, संगठन को लेकर, जनता को लेकर जो कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी ने किया है चुनाव के दौरान, वो पूरा करने का काम करता है। सूत्रों के मुताबिक क्षेत्रीय और जातीय संतुलन के साथ साथ युवा और महिला चेहरों को भी सरकार में बड़ी जगह मिल सकती है। शुभेंदु अधिकारी का नेतृत्व में और पश्चिम बंगाल में हमारा पार्टी श्रमिक भट्टाचार्य का नेतृत्व में हमारा पार्टी जो जनता 11 करोड़ जनता है पश्चिम बंगाल में, उसको लेके हम लोग एक साथ चलेंगे। बम्पर जनादेश के बाद अब बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती वादों को जमीन पर उतारने की है, क्योंकि बंगाल की जनता ने बदलाव के नाम पर जो भरोसा दिया है, अब उसकी असली परीक्षा सत्ता के गलियारों में होगी। बहरहाल बंगाल की राजनीति में अब नया अध्याय शुरू हो चुका है और उस अध्याय का पहला नाम है शुभेंदु अधिकारी, जिनके ताजपोशी की जमकर तैयारी हो रही है। शनिवार यानी 9 तारीख को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्य की पहली बीजेपी सरकार शपथ लेगी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। सौरभ दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बंगाल की सियासत में एक नाम ऐसा है जिसने गलियों की राजनीति से निकलकर सत्ता के शिखर तक का सफर तय किया है। एक ऐसा नेता जिसकी कभी ममता बनर्जी का सबसे भरोसेमंद सिपाही बनकर लड़ाई लड़ी और जब विरोध का सुर बुलंद किया तो तब रुका
जब अहंकार चूर चूर कर मिट्टी में मिला दिया और अब वो नेता पश्चिम बंगाल की सत्ता के शीर्ष पर काबिज होने जा रहा है। जी हां, शुभेंदु अधिकारी वो नाम है जिनका आज विधायक दल के नेता के तौर पर नाम चुना गया और कल वो बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। गद्दी पर काबिज होगा बंगाल की राजनीति का नया सिकंदर, वो नाम जिसने अभेद दुर्गों में घुसकर उन्हें ध्वस्त किया, जिसने टीएमसी को तृणमूल में तब्दील कर दिया। शुभेंदु भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप सफल होइए और बंगाल के जनता के पूरी आकांक्षाओं को, आशाओं की पूर्ति का आप माध्यम बनिए। बंगाल की खाड़ी से उठने वाली लहरें कभी शांत होती हैं तो कभी बवंडर बन जाती हैं। पश्चिम बंगाल की सियासत में भी एक ऐसा ही नाम है जिसने अपनी रणनीति के ज्वार से बड़े बड़े किलों को रेत के महल की तरह ढहा दिया। विरासत में मिली राजनीति, संघर्ष की तपिश में कुंदन बना व्यक्तित्व और दीदी के अपराजय साम्राज्य को चुनौती देने वाला योद्धा शुभेंदु अधिकारी। 15 दिसंबर 1970 कांथी की मिट्टी में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसके घुट्टी में ही राजनीति थी। पिता शिशिर अधिकारी बंगाल की राजनीति के वो वटवृक्ष थे जिनकी छाया में शुभेंदु ने सियासत का ककहरा सीखा। 1989 की वो तपती दोपहरें जब बंगाल में वामपंथ का सूरज अपने चरम पर था, शुभेंदु ने हाथ में तिरंगा झंडा थामा और छात्र राजनीति के कांटों भरे सफर पर निकल पड़े। तब शुभेंदु अधिकारी ने कांग्रेस छात्र परिषद से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की। विरोध, संघर्ष और सड़क की राजनीति की। यहीं से तैयार हुआ बंगाल का एक जुझारू नेता। शुभेंदु अधिकारी 1995 में कांथी नगरपालिका के पार्षद बने और फिर 1998 में ममता बनर्जी ने बनाई तृणमूल कांग्रेस, जिसके बाद शुभेंदु अधिकारी भी टीएमसी के साथ आ गए। 2007 के उस दौर में जब पश्चिम बंगाल का नंदीग्राम देश की राजनीति को नई दिशा दे रहा था, जब ममता बनर्जी कोलकाता और दिल्ली के गलियारों में गरज रही थीं, तब नंदीग्राम की कीचड़ भरी पगडंडियों पर किसानों की ढाल बनकर कोई खड़ा था तो वे थे शुभेंदु अधिकारी। रातों की नींद और चैन त्याग कर गोलियों की गूंज के बीच उन्होंने भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी की वो धार दी जिसने 34 साल पुराने लाल दुर्ग की जड़ें हिला दी। वक्त बदला, भूमिकाएं बदली। जो शुभेंदु कभी ममता बनर्जी के दाहिने हाथ थे, वही 2020 की सर्दियों में उनके सबसे बड़े प्रतिपक्षी बन गए। 2021 के चुनाव ने देखा बंगाल का सबसे बड़ा महामुकाबला। नंदीग्राम की जंग में शुभेंदु अधिकारी ने साबित किया कि जमीनी पकड़ क्या होती है। मुख्यमंत्री को उनकी अपनी ही पिच पर मात देना किसी करिश्मे से कम नहीं था। राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति आभार प्रकट करता हूं, अमित शाह जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद लेते हुए विधायक दल का निर्वाचित हुआ हूं। सब विधायक का समर्थन हुआ। बीजेपी में डेमोक्रेसी है, सब विधायक लोग ने चुना। संगठन को लेकर, जनता को लेकर जो कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी ने किया है चुनाव के दौरान, वो पूरा करने का काम करेगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। 2026 के चुनावी समर में शुभेंदु अधिकारी एक नए तेवर में नजर आए। संदेश खाली की चीखों से लेकर आरजी कर की त्रासदी तक शुभेंदु ने जन आक्रोश को अपनी ताकत बनाया और फिर आया वो पल जिसकी गूंज दशकों तक सुनी जाएगी। भवानीपुर के अभेद दुर्ग में दीदी को शिकस्त देकर शुभेंदु ने खुद को बंगाल की राजनीति का अधिकारी घोषित कर दिया। सादा जीवन, अविवाहित रहने का संकल्प और उत्कल ब्राह्मण की अडिग निष्ठा। शुभेंदु अधिकारी आज केवल एक राजनेता नहीं, बल्कि उस भाजपा के रक्षक हैं जो बंगाल में अपना अस्तित्व ढूंढ रही थी। पश्चिम बंगाल में अब राजनीति का नया ध्रुव शुरू हुआ है और पश्चिम बंगाल में संघर्ष के कई अध्याय अभी लिखे जाने बाकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बंगाल की इसी बड़ी खबर पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा आज का हमारा विशेष, अब की बार बंगाल में शुभेंदु सरकार, क्योंकि बीजेपी विधायक दल के नेता चुनने के बाद कल वो मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेंगे। और उस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमान है मेरे साथ जुड़ गए हैं कौशल कांत मिश्रा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांवकर जी हमारे साथ जुड़ गए और बहुत जल्दी टीएमसी से भी कोई नेता हमारे साथ में मौजूद होंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। कौशल जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी का नाम तय होने के बाद भी टीएमसी और आपके विपक्षी दल कह रहे हैं कि साहब एक तो हमारे ही नेता को आपने एक तरीके से मुख्यमंत्री की पदवी दी और दूसरा ये कि साहब दीदी को हटाया था तो किसी महिला को भी मुख्यमंत्री बना सकते थे, तो आपके चयन पे सवाल उठा रहे हैं वो।
देखिए आर्यन जी, ये सिर्फ और सिर्फ कोरी राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। शुभेंदु जी ने जितनी शक्ति से, पूरी क्षमता से इलेक्शन लड़ा है, और आज से नहीं, इतने सालों से लड़ रहे हैं। संगठन पूरा उनके साथ था। वहां पर जिस तरीके से ग्राउंड वर्क किया गया है, और शुभेंदु अधिकारी जी ने जिस तरीके से ममता दीदी के घर में ममता को हराया, और एक बार नहीं, पिछली बार भी हराया, तो इससे उनकी क्षमता बताने की जरूरत नहीं है। उनका जो नाम आया है उसके बारे में डाउट करने की जरूरत नहीं है। मैं तो ये कहना चाहूंगा, भाग रहे सारे भ्रष्टाचारी, भाग रहे सारे अत्याचारी, और भाग रहे हैं सारे बलात्कारी, क्योंकि आ रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। तो बंगाल से भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, अत्याचारी सब भाग जाएंगे, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जी से बंगाल की जनता ये उम्मीद करती है, संगठन ये उम्मीद करता है कि बंगाल जहां से पूरे भारत का सूरज उगता है, वहां से जो भगवा की लालिमा पूरे भारतवर्ष पर पड़ेगी, उसी से पूरे भारतवर्ष में जो छवि होगी, मुझे लगता है वो बंगाल का इलेक्शन नहीं है, वो बंगाल का नहीं, आने वाले भविष्य के भारत के सारे इलेक्शन की छाप आपको बंगाल में लेकिन चुनौतियां आपके लिए शुरुआत हो गई नतीजों के बाद से, मैं उस विषय पे आऊंगा, लेकिन समीर चौगाकर जी का रुख करते हैं। समीर जी, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान एक औपचारिकता ही कमोवेश माना जा रहा था, लगभग ये तय माना जा रहा था कि उनका ही नाम होगा। अब जबकि नाम का ऐलान हो गया है, तो इस पारी को किस तरीके से देखा जाए, इस चैन को किस तरह से देखा जाए, और यहां पर बीजेपी को अपना एक मॉडल भी दिखाना होगा कि साहब हमारा ये बंगाल का मॉडल है, विकास का मॉडल है, या हमारी सरकार चलाने का मॉडल है। समीर जी। देखिए आर्यन जी, मुझे लगता है कि बंगाल की जीत भारतीय जनता पार्टी के अन्य राज्यों से जीत से बहुत अलग है। पहली बार बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है, मतलब 80 साल आप मान के चलिए, 80 साल में पहले कांग्रेस की सरकार रही 32 साल, उसके बाद कम्युनिस्टों की 32 साल सरकार रही, उसके बाद ममता बनर्जी की 15 साल की शासन रही। तो बंगाल की जनता इस बात को समझ नहीं पाई कि शासन कैसा होता है। जब बंगाल की जनता ने देखा कि गुजरात कैसे विकास कर रहा है, जब बंगाल की जनता ने देखा कि योगी आदित्यनाथ के 2017 से लेकर 2027 का कार्यकाल जो अभी चल रहा है 26 का, उसका कार्यकाल को देखा, तमाम भारतीय शासित राज्यों के, भाजपा शासित राज्यों का कार्यकाल देखा, तो बंगाल की जनता को लगा कि भाई ये भारत का हिस्सा, लेकिन यहाँ का प्रशासन, वहां कोई हिंसा नहीं होती, कोई चुनाव में हिंसा नहीं होती, वहां विकास किस तरीके से हो रहा है। हम लगातार एक सरकार को चुन रहे हैं, उसके बाद भी हम इतने पिछड़े क्यों हैं, बंगाल बर्बाद क्यों है। तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो इस बार कहा था, भय बनाम भरोसा, कि आप लगातार भय के कारण किसी को वोट देते हो, इस बार मुझ पर भरोसा कीजिए और बंगाल में परिवर्तन देखिए। तो परिवर्तन की यात्रा जो प्रधानमंत्री मोदी ने शुरुआत की थी, शुभेंदु अधिकारी ने जब पूरे बंगाल का दौरा किया, उसके बाद यह तय हो गया था कि अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के वहां पर सरकार बनने जा रही है। और मुझे लगता है कि आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के संस्थापक है, आज मुझे लगता है कि वो सबसे ज्यादा खुश होंगे। संघ के स्वयंसेवक बहुत ज्यादा खुश होंगे, जो बंगाल में लगातार कम्युनिस्टों के हाथों जिनकी हत्याएं होती रही, ममता बनर्जी के गुंडों के द्वारा जिनकी हत्या होती रही, तो मुझे लगता है ये संघ का समर्पण। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि एक दिन में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जनसंघ की सरकार देखना चाहता हूं। उस समय जनसंघ सरकार नहीं बना पाया तमाम कारणों से, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बनी, और मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपनों को आज पूरा किया है। मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं, संघ के स्वयंसेवकों की एक बहुत बड़ी मेहनत है, जो आज बंगाल में प्रचंड जीत के रूप में आई है। और मैं उम्मीद करता हूं कि शुभेंदु अधिकारी, जो संघ के स्वयंसेवक जनता पार्टी कार्यकर्ता और बंगाल के 11 करोड़ लोगों की जो इच्छा आकांक्षा थी, जो उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी से, उसको तरीके से पूरा करेंगे। ये बड़ी एक तरीके से कांटों भरे ताज के तौर पे भी होता है। कहने को तो मुख्यमंत्री अपने आप में बहुत बड़ी एक सत्ता की एक कुर्सी होती है, लेकिन कांटों भरा ताज है। कौशल जी, क्योंकि आज गृह मंत्री ने भी जब अपनी बात रखी है, तो कई बातों को फिर से सामने रखा। एक अभेद किला बनाने को बंगाल की बात की है कि घुसपैठ नहीं होगा, यहाँ पे जिस प्रकार से गौ तस्करी होती वो नहीं होगी। हम एक प्रकार से जो पूरा टोलाबाजी और कटमनी की व्यवस्था चली आ रही थी, भ्रष्टाचार की स्थिति आ रही थी, हिंसा की स्थिति आ रही थी, हम उसको बदल के सोनार बांग्ला बनाएंगे। इतना आसान नहीं है, क्योंकि नतीजों के बाद से हिंसा लगातार दिखाई पड़ रही है। कैसे निपटेंगे इस चुनौती से? अरे जी देखिए, जैसे गंगोत्री से शुरू होकर के गंगा सागर तक पहुंची है, और उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी संगठन के कुशल नेतृत्व से बंगाल में आई है, और हर जगह भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को प्रूव किया है।
वहां पर भी प्रूफ करेगी। और जहां तक रही बंगाल की बात, तो ये कहूंगा, क्योंकि मुखर्जी जी की बात हो रही थी, तो एक लाइन है कि जहां जने थे वीर मुखर्जी वो बंगाल हमारा है, वो बंगाल हमारा है और सारे का सारा है। तो बंगाल का डेवलपमेंट सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहेगा। आप इस समझिए, बंगाल एक एंट्री पॉइंट था सारे घुसपैठियों की एंट्री का। आप इस समय पूरे भारत देश में कहीं पर भी जो भिखारी नजर आते हैं रेड लाइट पे, वो मेजॉरिटी बंगाली होते हैं, बांग्लादेशी होते हैं। जो मंदिरों के सामने जो भीख मांगते थे वो सब बांग्लादेशी लोग होते हैं, अपना नाम बदल के भीख मांगते हैं। तो वो एक एंट्री गेट था जहां पर करीब करीब 550 किलोमीटर का लंबे एरिया पे बाड़ लगाने के लिए ममता दी ने कभी जगह नहीं दी। तो वो एंट्री गेट पे जब भारतीय जनता पार्टी आई है, तो हम एक एक घुसपैठियों को आइडेंटिफाई करेंगे। पहले तो रोकना पड़ेगा ना, एंट्री रोकनी पड़ेगी। आप देखिए, जो शुभेंदु दा के जो पीएस थे रथ जी, इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो ऐसा कहा जा रहा है कि वो मार करके बांग्लादेश भाग गया। तो ये जो खुला खेल फरक्काबादी चल रहा था, उसको खत्म करना पड़ेगा, उस पे कंट्रोल लाना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और सिर्फ बंगाल की जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरे राष्ट्र की जिम्मेदारी है। क्योंकि बंगाल से राष्ट्र खतरे में पड़ रहा था, बंगाल से घुसपैठ हो रही थी, बंगाल से अवैध तस्करी हो रही थी, बंगाल से ड्रग्स जा रहे थे, बंगाल से गौ माता का तस्करी करके उधर कटने के लिए जाती थी, आतंकवादी यहां से वहां आते जाते रहते थे। और जिस तरीके से टीएमसी के गुंडों ने अपना टोलाबाजी करके और क्लब बना करके उन्होंने पूरा सिस्टम बना रखा था कि कोई भी बांग्लादेशी वहां से जब आता था तो उसका आधार कार्ड, उसका वोटर आईडी कार्ड, उसका इलेक्शन आईडी कार्ड, उसका पासपोर्ट, सब बनाने का पूरा सिस्टम सेट था जी। आप वहां पैसा दीजिए, बना लीजिए। तो सर, यही तो चुनौती है, जो पूरा एक सिस्टम डेवलप हो गया है, जिसका जिक्र भी आज एक तरीके से अमित शाह जी ने किया कि किस प्रकार से पूरा सिस्टम एक उसका पॉलिटिसाइजेशन हुआ और पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन हुआ है, वो अपने आप में चुनौती। मैं उस आता हूँ सवाल पे समीर जी, लेकिन सवाल ये भी है कि ये बहुत आसान नहीं होता किसी तमाम दावेदारों के बीच से किसी एक नाम को तय कर लेना और बिना किसी विरोध के सुर के उस पर सभी की सहमति होना। लेकिन हमने इस परिपाटी को बीजेपी की तमाम राज्य में जब नेतृत्व को चुना जाता है तो ये देखा है। आपको लगता है कि ये भी बंगाल में भी एक वही परिपाटी दिखाई पड़ी है, कम से कम पार्टी विद डिफरेंस वाली? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जब से 2014 में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की कमान संभाली और राष्ट्रीय जनता पार्टी का संगठन संभाला था राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में 2014 में, उसके बाद से आप देखें तो तमाम तरह के निर्णय भारतीय जनता पार्टी के संगठन में हो या प्रधानमंत्री मोदी के सरकार के अंदर हो, बहुत चौंकाने वाले रहे। और उन्होंने उन्हीं व्यक्तियों को चुना जो पार्टी और संगठन के प्रति समर्पित रहे और जो कमिटमेंट के साथ प्रदेश के विकास का काम कर सके। योगी आदित्यनाथ 2017 में सबसे बड़ा चुनाव आप देखिए, चुनाव योगी आदित्यनाथ के नाम पर नहीं लड़ा गया था, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बनाया गया और योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से परफॉर्म किया। आसाम के अंदर देखिए, पहले सर्बानंद सोनोवाल रहे, उन्होंने बेहतर काम किया, उसके बाद हेमंता विश्व शर्मा को आसाम भारतीय जनता पार्टी लेकर आई। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो विजन है वो समझते हैं कि किसको देना है। और बंगाल में जिस तरीके से ममता बनर्जी का अभी भी दबदबा है, 15 साल ममता का शासन रहा, तो पूरी ब्यूरोक्रेसी में जिस तरीके से उनके लोग बैठे हुए हैं, शुभेंदु अधिकारी टीएमसी से आए तो टीएमसी की समझते हैं कि कैसी वर्किंग होती है। तो मुझे लगता है इस समय बंगाल को बचाने के लिए, विकास करने के लिए, ममता से निपटने के लिए जो सबसे योग्य और स्वाभाविक दावेदार थे मुख्यमंत्री के लिए, वो शुभेंदु अधिकारी थे। ममता बनर्जी को हराने के अलावा वो बंगाल को समझते हैं, टीएमसी की राजनीति को समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी में रह के वो भारतीय जनता पार्टी और संघ की राजनीति को उन्होंने आत्मसात अपने अंदर किया है। मुझे लग रहा है इस समय सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने होगी कि बंगाल में वो हिंसा को खत्म करे, भ्रष्टाचार को निपटाए। इसमें समय लगेगा। अगर हम ये उम्मीद करें कि 2 साल में शुभेंदु अधिकारी बांग्लादेश को सोनार बांग्ला बना देंगे, तो मुझे लगता है ये जल्दबाजी होगी। जब ममता बनर्जी को हम 15 साल दे सकते हैं, लेफ्ट को 32 साल बंगाल की जनता दे सकती है, तो शुभेंदु को भी मुझे लगता है 5 साल बंगाल की जनता को इंतजार करना होगा अगले चुनाव तक। निश्चित रूप से अगला चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी जाएगी, तब तक बांग्लादेश की जो मुझे लगता है दशा और दिशा पूरी बदली होगी और तमाम तरह के बाद जो अपराध है वो सब लगभग खत्म हो चुके होंगे। योगी आदित्यनाथ ने भी जब 2017 में कमान संभाली तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो अपराध था उसको खत्म किया, और आज 10 साल बाद योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश जो उत्तम प्रदेश बन गया है। तो मुझे लग रहा है कि समय बंगाल में थोड़ा लगेगा, लेकिन बंगाल निश्चित रूप से विकास के साथ बढ़ेगा। और प्रधानमंत्री मोदी ने जो कमिटमेंट किया है बंगाल की जनता से, शुभेंदु अधिकारी उसे निश्चित रूप से पूरा करेंगे। कौशल जी, सवाल यही है कि जो एक वैसी व्यवस्था जो आपको विरासत में मिली है, वो व्यवस्था ही अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि वहाँ पे टीएमसी के किस प्रकार से एक पूरा सिस्टम बनाया हुआ है, उससे कैसे आगे जाएंगे, क्योंकि रातों रात वो चीज़ें बदल नहीं जाएंगी, वक्त लगेगा। उस चुनौती को पार करना बड़ा मुश्किल होगा शुभेंदु अधिकारी और उनकी टीम के लिए। आर्यन जी, 2014 में जब माननीय मोदी जी आए थे
तो हम फ्रेजाइल 5 में हुआ करते थे। वहां से आज हम चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं दुनिया की, एक मोस्ट स्टेबल कहें तो इकोनॉमिक सिचुएशन वाला देश बन गए हैं। तो जो हमारे पास है, यानी जो भारतीय जनता पार्टी के पास है, उसे कहते हैं मोदी मैजिक। और मोदी मैजिक कुछ जादू नहीं है, मोदी मैजिक मेहनत का काम है। वो मेहनत जिसमें कहा जाता है मोदी जी के नेतृत्व में हम कार्यकर्ता हैं और हमें मालूम है कि हमसे ज्यादा काम करने वाले मोदी जी हैं, हमसे ज्यादा काम करने वाले अमित शाह जी हैं। वो संगठन, वो पूरा परिवार जो पूरा धरातल पर काम कर रहा था, जिसने बैकडोर से पूरा बंगाल का इलेक्शन, वो सबसे बड़ी चीज है। इस पे मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे, क्योंकि हम लोग मेहनत करते हैं। कौशल जी, जो हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि जो सरकार बनाने का दावा पेश किया है शुभेंदु अधिकारी और आपकी बंगाल की इकाई ने, तमाम चेहरे हैं, इन चेहरों में तमाम दावेदार भी थे। शुभेंदु अधिकारी उनमें से एक मुख्य तौर पे नाम निकल के आया। इनके बीच में संतुलन बनाना, सभी को साथ लेके चलना, ये भी बड़ा एक तरीके से चुनौतीपूर्ण होगा नई टीम के लिए, नए मुख्यमंत्री के लिए। आर्यन जी, चुनौती आप बंगाल को हटा करके सारे प्रदेशों में देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए, आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, आप राजस्थान में देख लीजिए, आप हरियाणा में देख लीजिए। इस तरह की चुनौती तो सब जगह होती है, लेकिन इसी का नाम है संगठन और इसी का नाम है अनुशासन। बाकी जो विपक्षी दल हैं वो सब कुछ तो ला सकते, पर ये भारतीय जनता पार्टी वाला अनुशासन कहां से लाएंगे? उनके पास अनुशासन नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के कैडेट के पास, कैंडिडेट्स और जो लोग हैं कार्यकर्ता, उनके पास अनुशासन है, उनके पास संगठन है, उनके पास नेतृत्व है और उनके पास नेता है। और जब नेता माननीय मोदी जी जैसा हो तो कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। जी समीर जी, सवाल ये भी कि मतलब तमाम जो चेहरे अभी हम इन तस्वीरों में देख रहे हैं, ये भी तमाम दावेदार थे। तो क्या बाहर की चुनौती, व्यवस्था को बदलना, हिंसा रोकना, ये तो होगा ही, लेकिन क्या अंदर भी एक चुनौती रहेगी? मतलब तब सभी को लेकर साथ चलना, बैलेंस बनाना। देखिए अमरेश जी, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में तब तक चुनौती और खींचतान होती है जब तक किसी नेता का चुनाव नहीं हो जाता है। अब जब शुभेंदु अधिकारी चुनाव हो गया है तो सब लोग उनके साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। अब पार्टी के अंदर आपको कोई खींचतान नहीं दिखाई देगी। और तमाम भारतीय जनता पार्टी के राज्य तमाम लोग मुख्यमंत्री के दावेदार रहे हैं। मोहन यादव को क्या किसी ने सोचा था मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? भजन लाला किसी ने नाम सोचा था? लेकिन क्या उसके बाद किसी का बयान आया? सब मिलकर राजस्थान में काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं, तमाम राज्यों में काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का यह अनुशासन है, ये एक बार नेता चुन लिया गया तो उसके नेतृत्व में पूरी पार्टी काम करती है, संगठन काम करता है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी भी परफॉर्म करती है। मुझे लगता है कि वहां पद क्या इतना महत्व नहीं है, जनता को जो कमिटमेंट दिया उसको पूरा करने की जो इच्छा शक्ति भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में रहती है। प्रधानमंत्री मोदी की जो सीख है, संघ की जो शिक्षा है, वही नेताओं में नजर आती है। और मुझे लगता है कि यह सब बातें बहुत महत्व नहीं रखती है। छोटी मोटी परिवार में उठापटक होती रहती है, लेकिन एक संपूर्ण परिवार के रूप में, सामूहिक इच्छा शक्ति के रूप में, समूह के रूप में जब पूरे बंगाल के विकास की बात आएगी तो सब मिलकर बंगाल का विकास करेंगे। और मुझे लगता है आने वाले दिनों में बंगाल की बिल्कुल, और शायद डबल इंजन का जो वायदा भी चुनाव के समय किया गया था, उस डबल इंजन के साथ में सोनार बांग्ला का जो मिशन है वो कैसे जमीन पे पूरा होगा, ये देखना भी दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस बार जब वापस आएंगे तो खबर होगी तमिलनाडु की, जहां पर विजय का अग्निपथ, क्योंकि आंकड़े जुटाने में लंबी कवायद उनको लगी है। हालांकि अब तमाम दलों के समर्थन के बाद उनकी सरकार का रास्ता साफ होता दिखाई देगा। पूरी खबर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। चमकी चाट से क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बनाए चमकी चाट, स्वादिष्ट पकोड़े और बरसान, हर चमकी चाट है इसकी जान, चमकी चाट है इसकी जान, हर जुबान पे ये छाया। अब बताओ स्वाद आया? असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। दादी, हम सोमनाथ क्यों जा रहे हैं? तुझे सिखाने कि जीवन में लाख चुनौतियाँ आए पर आस्था ना डगमगाए। 1000 सालों में ढेरों आक्रमण हुए सोमनाथ पे, फिर भी हमारी आस्था पे आंच नहीं आई। फिर क्या हुआ दादी? फिर सरदार पटेल आए, दिव्य सोमनाथ मंदिर बनाया। फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारी आस्था के इस केंद्र को और भव्य बनाया और आज हम सोमनाथ नव निर्माण का 75वां वर्ष मना रहे हैं और धूमधाम से। तो बोलो हर हर महादेव, जय सोमनाथ। विरासत के 75 साल 8 से 11 मई 2026 इस स्वर्णिम अवसर के साक्षी बने। हर सपना किसी मजबूत नींव पर खड़ा होता है।
हर पुल, हर इमारत, हर सफर भारत की प्रगति की डोर है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जहां विज्ञान सपनों को आकाश देता है, वहां भी है सेल। सेल देश की सुरक्षा का अटूट कवच। जहां स्वास्थ्य और देखभाल की बात हो, वहां भी है सेल। हर घर, हर सपना, हर विजय देश के कण कण में छुपा है। सेल का भरोसा हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद अब बात तमिलनाडु की। द्रविड़ राजनीति का वो अवैध किला जहां दशकों से सिर्फ 2 ही रंगों का राज था, आज उस किले की दीवारों में ऐसी दरारें आई हैं, दिल्ली तक सियासी भूकंप महसूस किया जा रहा है। तमिलनाडु की राजनीति में विजय का उदय हुआ, जिसने न सिर्फ चुनावी मैदान जीता बल्कि सालों पुराने गठबंधन को भी ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया। इस बीच टीवी के प्रमुख विजय ने राजभवन पहुंचकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। खबर लेकिन सिर्फ इतनी ही नहीं, खबर ये भी है कि इस विजय के तूफान ने इंडी अलायंस को तमिलनाडु की जड़ों से हिला दिया है। सियासत के समंदर में नया तूफान उठा, पुराने रिश्तों का हर पन्ना आज फटा। तमिलनाडु में अब विजय का है निशान, कल जो साथी थे आज उनके बीच है रेगिस्तान। तमिलनाडु की राजनीति में आज एक नए युग का सूत्रपात हो गया है। पर्दे के नायक से जननायक बने टीवी के प्रमुख विजय ने शुक्रवार को राज्यपाल से मुलाकात कर राज्य में नई सरकार गठन का आधिकारिक दावा पेश कर दिया। 234 सदस्यीय विधानसभा में 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी टीवीके ने बहुमत के आंकड़े को छूने के लिए अपनी पूरी राजनीतिक ताकत झोंक दी। सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी राज्य में एक स्थिर और धर्मनिरपेक्ष सरकार के लिए टीवीके को समर्थन देगी। पार्टी ने अपना आधिकारिक समर्थन पत्र भी जारी कर दिया है। वहीं सीपीआई-एम ने भी राज्यपाल को अपना समर्थन पत्र सौंप दिया है। हालांकि पार्टी ने स्पष्ट किया है कि वो सरकार को बाहर से समर्थन देगी और कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेगी। कांग्रेस पहले ही अपने 5 विधायकों के साथ विजय के पक्ष में खड़ी हो चुकी है। वहीं वीसीके के भी साथ आने की खबरों ने विजय की राह आसान कर दी है। जैसे ही विजय के राज्यपाल से मिलने और समर्थन पत्र सौंपे जाने की खबर बाहर आई, टीवी के हेडक्वार्टर के बाहर दिवाली जैसा माहौल हो गया। हजारों की संख्या में जुटे समर्थक थलापति थलापति के नारों के साथ ढोल नगाड़ों पर झूम उठे। तमिलनाडु में आए चुनावी नतीजों के बाद दिल्ली तक हलचल तेज हो गई है। विजय की पार्टी टीवीके को कांग्रेस द्वारा समर्थन देने के बाद डीएमके सांसद कन्नीमोई करुणानिधि ने लोकसभा अध्यक्ष को एक पत्र लिखकर सनसनी फैला दी है। कन्नीमोई ने अनुरोध किया है कि सदन में डीएमके सांसदों के बैठने की व्यवस्था बदली जाए। वजह साफ है, द्रमुक और कांग्रेस का गठबंधन अब अतीत की बात हो गई है। पत्र में स्पष्ट लिखा है कि बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में कांग्रेस के साथ बैठना अब संभव नहीं है। ये सिर्फ सीट बदलने का अनुरोध नहीं, बल्कि इंडी कुनबे के बिखरने का आधिकारिक ऐलान भी है। टीवीके के साथ कांग्रेस का हाथ पार्टी के कुछ नेताओं को भी रास नहीं आ रहा। वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने इस फैसले को अवसरवाद करार देते हुए इसे बेहद खराब बताया है। In November 1925, Mahatma Gandhi laid down the injunction in his Gujarati magazine Navjivan that Swaraj should mean government by morality. And it is this injunction that has been violated by the Congress party in the recent decision to jump ship and join the TVK. Such politics of expediency is not the way forward. पर्दे पर नायक की भूमिका निभाने वाले विजय अब जननायक बनकर लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा के लिए तैयार हैं।
वहीं द्रविड़ किलों की दरारें बता रही हैं कि थलापति का तूफान इंडी गठबंधन को खत्म करते नजर आ रहा है। चेन्नई से निशांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो उधर केरलम में जीत के बाद कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा सवाल अब सरकार गठन नहीं बल्कि चेहरे के चयन कौन सा होगा उसको लेकर है। दिल्ली से लेकर तिरुवनंतपुरम तक बैठकों, लॉबिंग और शक्ति प्रदर्शन का दौर जारी है। तो दूसरी तरफ असम में बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है और शपथ ग्रहण की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। यानी एक राज्य में नेतृत्व को लेकर सस्पेंस है तो दूसरे में सत्ता की वापसी का जश्न दिखाई पड़ रहा है। देखिए इस रिपोर्ट को। चुनाव के नतीजे आए 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन असली पॉलिटिकल ड्रामा अब शुरू हुआ है। तिरुवनंतपुरम से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस के भीतर मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए महामंथन जारी है। केरलम विधानसभा चुनाव में यूडीएफ ने शानदार वापसी तो कर ली, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये सवाल अब भी यक्ष प्रश्न बना हुआ है। हालात ये हैं कि विधायक दल की मैराथन बैठक के बाद भी सीएम पद को लेकर किसी नाम पर मुहर नहीं लग सकी। गेंद अब हाईकमान के पाले में है। पर्यवेक्षक अजय माकन और मुकुल वासनिक ने विधायकों की मन की बात को एक सीलबंद रिपोर्ट में कैद कर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दिया है। इस दौरान अजय माकन ने कहा कि विधायक दल की बैठक में कांग्रेस आलाकमान को नेता चुनने के लिए अधिकृत करने संबंधी एक लाइन का प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसकी प्रति कांग्रेस अध्यक्ष को सौंप दी गई है। हम लोगों ने सभी से बात करी है, एमएलए से एक एक करके बात करी है और सब लोगों से रायशुमारी करी है, 1 लाइन रेजोल्यूशन पास किया है और जो भी जिसने भी कहना था वो हमने नोट करके लीडरशिप को दिया है और उसको पूरा स्टडी करके जल्द से जल्द निर्णय लिया जाएगा। इधर दिल्ली में केरलम के सीएम पद की दावेदारी का फैसला हो रहा है तो उधर प्रदेश की सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया है। एक तरफ वीडी सतीशन के समर्थन में कार्यकर्ताओं का हुजूम है तो दूसरी तरफ अनुभवी के मुरलीधरन रोड शो के जरिए अपनी दावेदारी की धमक दिखा रहे हैं। इन सब के बीच केसी वेणुगोपाल का नाम भी साइलेंट विनर के तौर पर चर्चाओं में बना हुआ है, लेकिन कांग्रेस की इस अंतर्कलह पर वामपंथियों ने चुटकी लेने में देर नहीं की। सीपीआईएम के कद्दावर नेता ईपी जयराजन ने यूडीएफ को दिशाहीन बताते हुए कहा कि वाम दल अपनी हार से घबराने वाले नहीं हैं और वो अपनी गलतियों को सुधारकर फिर जनता के बीच लौटेंगे। कांग्रेस पार्टी और यूडीएफ इस समय पूरी तरह से दिशाहीन है। उनका ये बिखराव केरल में दक्षिणपंथी ताकतों को मजबूत करने का काम करेगा। हमारी हार का मतलब ये कतई नहीं है कि एलडीएफ ने अपना जनाधार खो दिया है। हमारी विशेषता रही है कि हम अपनी गलतियों का विश्लेषण करते हैं और उनमें सुधार कर आगे बढ़ते हैं। हम अपनी उपलब्धियों और जनता के मुद्दों को लेकर फिर से उनके बीच जाएंगे। वहीं केरलम के सस्पेंस से उलट असम में तस्वीर बिल्कुल साफ है और माहौल जश्न का है। जीत की हैट्रिक लगाने के बाद गुवाहाटी को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। बीजेपी और एनडीए विधायक दल की बैठक 10 मई को होगी, जहां औपचारिक रूप से सीएम के नाम पर मुहर लगेगी। 12 मई को गुवाहाटी में नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा, जिसके लिए सुरक्षा घेरा ऐसा है कि परिंदा भी पर न मार सके। जहां असम में उत्सव है तो वहीं केरल में इंतजार। सियासत के ये दो रंग बता रहे हैं कि सत्ता पाना जितना कठिन है, सत्ता का संतुलन बनाए रखना उससे भी बड़ी चुनौती। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे सोमनाथ देश का स्वाभिमान। क्या है खबर, विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाई जीरा सिप एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। सर हमने भी म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू कर दी है। पर मार्केट की समझना बाउंसर जा रही है। आप कैसे कर लेते हो? मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ।
म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो और एसआईपी करते वक्त नीरज को अपने साथ रखो। तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का नहीं, और म्यूचुअल फंड से सही। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। सुमित रुक यार, कर रहा हूँ पेमेंट। चल ओए भैया थोड़ा ध्यान से। छोटे तू थोड़ा ध्यान से। सुमित की जगह सुजीत को पेमेंट कर रहा है। सुन, पेमेंट से पहले पैसे और नाम हमेशा दोबारा चेक कर, समझा? आरबीआई कहता है किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। अगर आप नहीं रहे तो ना ये सैलरी रहेगी और ना ही आपके फैमिली का भविष्य। इसलिए आज ही पॉलिसी बाजार ऐप से लीजिए 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस, सिर्फ 410 रुपए महीने से शुरू। हर सपना किसी मजबूत नींव पर खड़ा होता है। हर पुल, हर इमारत, हर सफर भारत की प्रगति की डोर है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जहां विज्ञान सपनों को आकाश देता है, वहां भी है सेल। सेल देश की सुरक्षा का अटूट कवच। जहां स्वास्थ्य और देखभाल की बात हो, वहां भी है सेल। हर घर, हर सपना, हर विजय देश के कण कण में छुपा है। सेल का भरोसा हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई को 1951 को पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने इस बारे में एक लेख भी लिखा है। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े 2 महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। प्रभास पाटन का एक क्षेत्र भगवान शिव का अपना क्षेत्र है। इसमें है आध्यात्म की अनुभूति, अनुभव है, आनंद है, आत्मीयता है और सबसे बढ़कर देवाधिदेव महादेव का आशीर्वाद है। 1951 में हुए इसके पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे हो रहे हैं। आइए मेरे साथ बोलिए, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। दिन होगा 11 मई। मौका पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ। और इस मौके पर गरिमामय उपस्थिति होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने एक लेख के जरिए इस बात की जानकारी दी और कहा कि भारत का हर हिस्सा पवित्र है और वह एक ऐसी एकता की डोर से जुड़ा है जो भौगोलिक सीमाओं से परे है। और आज की विभाजित दुनिया में एकता की यह भावना पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। गुजरात स्थित इस मंदिर की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वालों और समय समय पर इसका पुनर्निर्माण करने वालों के संघर्ष और बलिदान को कभी भुलाया नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ अपनी गौरवशाली परंपरा के साथ हमेशा खड़ा रहेगा, क्योंकि यह हमारी साझा सभ्यता का प्रतीक है। पीएम मोदी ने सभी देशवासियों से पवित्र सोमनाथ धाम की यात्रा करने और इसकी भव्यता के साक्षात दर्शन करने का आग्रह किया। पीएम ने कहा कि जब आप सोमनाथ के तट पर खड़े होंगे तब उसकी प्राचीन प्रतिध्वनियों को अपने भीतर महसूस करेंगे। वहां आपको केवल भक्ति का अनुभव नहीं होगा, बल्कि उस सभ्यतागत चेतना की सशक्त धड़कन भी सुनाई देगी जो कभी रुकी नहीं, जिसकी तीव्रता कभी कम नहीं हुई। उन्होंने कहा कि श्रद्धालु वहां भारत के उस अपराजित आत्मा का अनुभव करेंगे
जिसने हर आघात के बावजूद अपनी पहचान और अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखा। पीएम ने कहा, आप समझ पाएंगे कि इतने प्रयासों के बाद भी क्यों हमारी सभ्यता मिट नहीं सकी। वहां आपको चिर विजय के उस दर्शन का अनुभव होगा जो सदियों से भारत की शक्ति बना हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके लिए यह एक अविस्मरणीय अनुभव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2026 की शुरुआत में उन्हें सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल होने का सौभाग्य मिला, जो सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले आक्रमण के 1000 वर्ष बाद भी मंदिर के शाश्वत और अविनाशी होने का पर्व था। उन्होंने कहा कि 6 महीनों के भीतर सोमनाथ के इतिहास से जुड़े इन 2 अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ावों का साक्षी बनना उनके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा, सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, हमारी सभ्यता का अटूट संकल्प है। इसके सामने लहराता विशाल समुद्र अनंत काल की अनुभूति कराता है। इसकी लहरें हमें सिखाती हैं कि तूफान चाहे कितना भी विकराल क्यों न हो, मनुष्य का साहस और आत्मबल हर बार फिर से उठ खड़ा होने में सक्षम है। तट से टकराती लहरें सदियों से यह उद्घोष कर रही हैं कि मानवीय चेतना को लंबे समय तक दबाया नहीं जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर के निर्माण में देश के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल के विशेष योगदान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यवश सरदार पटेल अपने उस सपने को साकार होते नहीं देख सके, जिसके लिए उन्होंने स्वयं को समर्पित कर दिया था। और इससे पहले कि जीर्णोद्धार के बाद सोमनाथ मंदिर भक्तों के लिए खुलता, उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पीएम मोदी ने मंदिर के पुनर्निर्माण के अवसर पर देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की योगदान की भी सराहना की और कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के विरोध के बावजूद उन्होंने 1951 में मंदिर के पुनर्निर्माण समारोह में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने कहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यह भी कहा था कि मंदिर के पुनर्निर्माण से सरदार पटेल का सपना साकार हुआ है। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि सरदार पटेल की भावनाओं के अनुरूप लोगों के जीवन में समृद्धि भी लानी होगी। इसे लेकर उनके संदेश अत्यंत प्रेरणादायी रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 1 दशक से केंद्र सरकार विकास भी विरासत भी के मंत्र से प्रेरित है और सोमनाथ से काशी, कामाख्या से केदारनाथ, अयोध्या से उज्जैन और त्र्यंबकेश्वर से श्रीशैलम तक अपने आध्यात्मिक केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक उस पार वापस आके आपको खबर दिखाएंगे कि देश में तेल गैस की आपूर्ति है सुचारू। पूरी खबर पे नजर ब्रेक के बाद। दादी, हम सोमनाथ क्यों जा रहे हैं? तुझे सिखाने कि जीवन में लाख चुनौतियाँ आए पर आस्था ना डगमगाए। 1000 सालों में ढेरों आक्रमण हुए सोमनाथ पे, फिर भी हमारी आस्था पे आँच नहीं आई। फिर क्या हुआ दादी? फिर सरदार पटेल आए, दिव्य सोमनाथ मंदिर बनाया। फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारी आस्था के इस केंद्र को और भव्य बनाया और आज हम सोमनाथ नव निर्माण का 75वां वर्ष मना रहे हैं और धूमधाम से। तो बोलो हर हर महादेव, जय सोमनाथ। विरासत के 75 साल 8 से 11 मई 2026 इस स्वर्णिम अवसर के साक्षी बने। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से का बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। हाँ बोल बेटा करण। क्या
जिंदगी की रोज की दौड़ में हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं, अंकल। पर अच्छा लगता है जब कोई आपका ख्याल रखता है, जैसे कि आरबीआई ख्याल रखता है आपके अनक्लेम डिपॉजिट्स का। अनक्लेम डिपॉजिट मतलब? वो बैंक खाते जिसमें 10 साल या उससे अधिक से कोई लेन देन न हुआ हो। ऐसे खाते आरबीआई के डीईए फंड में चले जाते हैं। अपने बैंक के किसी भी शाखा में जाकर अपना केवाईसी अपडेट कराइए और अपना अनक्लेम डिपॉजिट वापस पाए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्रिकेट हो या म्यूचुअल फंड्स, सही फोकस है सबसे जरूरी। आप खुश हैं कि नहीं? मार्केट ट्रेंड के मेरा फ्यूचर शोर को म्यूट करके अपने इन्वेस्टमेंट्स में डटे रहने में ही समझदारी है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। अरे नहीं चाहिए टर्म लाइफ इंश्योरेंस यार। भाई अमीर आदमी है, पैसा प्रॉपर्टी बेहिसाब। अरे नहीं यार, मैं भी तुम्हारी तरह मिडिल क्लास ही हूँ। तो अगर कल को तुझे कुछ हो गया तो तेरी फैमिली को कौन संभालेगा? पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए महीने से शुरू। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत सरकार हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। ऊर्जा सुरक्षा से लेकर भारतीय नागरिकों और नाविकों की सुरक्षा तक सरकार ने कई स्तरों पर सक्रिय कदम उठाए हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय का कहना है कि वैश्विक तेल कीमतों में भारी उछाल के बावजूद भारत में आम उपभोक्ताओं को राहत देने की हर संभव कोशिश जारी है। वहीं विदेश मंत्रालय ने खाड़ी देशों के साथ लगातार उच्च स्तरीय संपर्क बनाए हुए ताकि किसी भी भारतीय को कोई असहज स्थिति का सामना न करना पड़े। भारत ने स्वदेशी रक्षा तकनीक के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारत में विकसित ये प्रणाली सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO और भारतीय वायुसेना ने टेक्निकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन यानी TARA हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है। यह परीक्षण ओडिशा तट के पास किया गया। DRDO का तारा एक मॉड्यूलर रेंज एक्सटेंशन किट है। इस किट को साधारण बमों पर लगाया जाता है। इस किट की मदद से बम 100 किलोमीटर दूर भी लक्ष्य को भेद सकता है। यह एक प्रिसिशन गाइडेड वेपन है जो ज़मीन के लक्ष्यों पर बेहद सटीक हमला करता है। यह एक कम लागत वाली तकनीक है जो पुराने बमों को भी आधुनिक और ख़तरनाक बना देती है। इसे हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारत और DRDO की अन्य लैब्स ने विकसित किया है। इस परियोजना में डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर्स और भारतीय उद्योगों की भागीदारी रही है, जिन्होंने इसके उत्पादन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफल परीक्षण को भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। इसी खबर के साथ न्यूज़ नाइट के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।